रहीम स्पीड डिस्टेंस टाइम। ठीक है, इसके लिए बेसिकली आपको मैं दो तीन इसके फार्मूले हैं जो समझाऊंगा, जो आप लोगों ने याद रखने हैं। वो कौन से हैं? स्पीड डिस्टेंस टाइम, जब भी आपको क्वेश्चन में आए कि ये फार्मूला है, मतलब इसको आपने अपने माइंड के अंदर रखना है और इसी फार्मूले के थ्रू ही आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्पीड डिस्टेंस और टाइम के। ठीक है, आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहा जाएगा कि स्पीड फाइंड करें। हमेशा आपको क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि या डिस्टेंस फाइंड करें या आप टाइम फाइंड करें। ठीक है, जब भी डिस्टेंस फाइंड करने का कहा जाए तब आप लोगों ने क्या करना है, स्पीड को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है टाइम के साथ। और जब भी कहा जाए कि टाइम फाइंड करें तब आपने डिवाइड करना है डिस्टेंस को स्पीड के साथ। ठीक है, उसके बाद इसके दो स्टेप हैं। दो स्टेप कौन से हैं? स्टेप नंबर 1 है डिवाइड द स्पीड बाय 60। स्पीड को हम 60 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि 60 जो है ये टाइम का फार्मूला है, इसलिए हम 60 के साथ इसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कौन सा है कि जब भी आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, आपने पहले डिवाइड किया 60 के साथ, 60 के साथ डिवाइड करने के बाद जो आपको आंसर आएगा उस आंसर को आपने मल्टीप्लाई करना है जब भी मतलब कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो। ठीक है, तब उसको मतलब कि जब आंसर आएगा, ये जो मतलब कि टाइम फाइंड करना था, पहले आपने डिस्टेंस को स्पीड से मल्टीप्लाई किया, फिर मतलब कि स्पीड फाइंड करने के लिए ना आपने इसको मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस के साथ। ये स्टेप नंबर 2 है। उसके बाद अगर टाइम निकालना हो तब आप लोगों ने क्या करना है, तब आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है, और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो इसके स्टेप हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। उसके बाद ये फार्मूला है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अगर ये फार्मूला आपके माइंड में होगा तो परसेंटेज के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। पहला क्या है, डिस्टेंस को आपने स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और डिस्टेंस फाइंड करने का कहा जाए तो आप अपने स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। टाइम का कहा जाए तब आप लोगों ने डिस्टेंस को स्पीड के साथ डिवाइड करना है। 2 स्टेप हैं। स्टेप 1 है डिवाइड स्पीड बाय 60। स्टेप 2 है आंसर को मल्टीप्लाई करना है। सपोज टू फाइंड डिस्टेंस, जब डिस्टेंस फाइंड करना हो तब हमने आंसर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद 60 के साथ, 60 टाइम का फार्मूला है। उसके बाद इसके दो स्टेप ये हैं, अगर टाइम निकालना हो तो उसको हम डिवाइड करेंगे, अगर डिस्टेंस निकालना हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है कि फाइटर जेट है JF-17 थंडर, वो 900 किलोमीटर की स्पीड पर आवर की स्पीड से ना ट्रैवल करता है। कि एक फाइटर जेट है, उसकी स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है कि हाउ मच डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स के अंदर कितना डिस्टेंस तय करेगा, कितना सफ़र तय करेगा। ठीक है, 1 घंटे की उसकी रफ्तार है 900 किलोमीटर और 10 मिनटों में वो कितना सफ़र तय करेगा। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे कौन सा रूल अपनाना है, वही से स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला जो मैंने आपको बताया। जब भी टाइम फाइंड करना होगा तब आप लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तब आप क्या करेंगे, स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है, यहाँ पे डिवाइड करने वाला रूल लग रहा है। तो 900 किलोमीटर है टोटल, जो मतलब कि वो 1 घंटे में करता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो मैं 60 के ऊपर इसको डिवाइड करता हूँ। जब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर आता है 150 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 मिनटों में मेरे पास आंसर आ गया कि वो 10 मिनटों में ना, ठीक है, 10 मिनटों में वो कितना करेगा, 150 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है, तो ये जो डिवीज़न है या मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, मतलब कि 9th-10th में या तब पढ़ाई जाती हैं। अभी मैं आप लोगों को जस्ट इसका मेथड बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ना कैसे इसको डिवाइड करना है, और कौन सा इसमें रूल लग रहा है, कौन सा इसमें फार्मूला लग रहा है, किस तरह से आप लोगों ने इसमें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद मैं कुछ और भी परसेंटेज का क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो मज़ीद अच्छे से हो, क्लियर हो जाए। अच्छा, इसका ना मैंने कुछ मज़ीद एक्सप्लेनेशन की है इस क्वेश्चन की। तो देखें, अगर जब आपको डिवाइड करना हो ना, ठीक है, अब मैंने 900 के ऊपर नीचे 60 डिवाइड किया है, तो इसका आंसर मेरे पास 150 है। तो वहाँ पे आपके पास तो कोई कैलकुलेटर नहीं होता, वहाँ पे आपके पास तो कोई रफ वर्क का अमल नहीं होता जिससे आप करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कोई सिंपल तरीका कौन सा है, आप 60 को 2 बार डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, और छः के साथ तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद 60 का हाल्फ कितना होता है, 30 होता है। 30 के नीचे मैं 60 को डिवाइड करता हूँ, ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 6 वाला जो टेबल है वो 30 के ऊपर कितनी बार जाता है, वो 5 बार जाता है। ठीक है, 6 5 30, तो यहाँ पे कितना आ गया, 15, और 15 के साथ मैं एक ज़ीरो ऐड करूँगा क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो थी, तो 150।
तो मेरे पास कितना आया 150, मतलब कि 10 मिनटों में वो कितना सफ़र करता है 150 किलोमीटर वो कर सकता है। JR-17 थंडर जो जहाज़ है वो 10 मिनटों के अंदर 150 किलोमीटर सफ़र तय कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं होता, कोई हेल्पिंग मटेरियल नहीं होता, तो कैलकुलेशन को अपने माइंड के अंदर तोड़ लिया करें, और माइंड का तोड़ने का जो तरीका है वो ये है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम मूव करते हैं डज़न वाले क्वेश्चन। डज़न वाले क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि आपको कहा जाएगा कि डज़न अंडों की प्राइस है 84 रुपीज़। तो वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3 eggs, या इस तरह का क्वेश्चन है कि डज़न एग की प्राइस है 93 रुपीज़, तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 4 egg। तो यहाँ पे ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो कौन सी याद रखनी है कि यहाँ पे दो चीज़ें आपको बड़ी काम आएंगी। वो कौन सी कि एक, अगर जब आपको क्वेश्चन के अंदर कहा जाए ना कि आप लोगों ने 3 अंडों की कीमत मालूम करनी है, जैसे यहाँ पे कहा है ना कि ये दर्जन के अंदर ना 12 अंडे होती हैं, ये चीज़ आपको पता होगी कि दर्जन के अंदर 12 अंडे होते हैं। जैसे अंडों का दर्जन होता है, इस तरह के बनानास का दर्जन होता है, केलों का, उसको भी हम दर्जन कहते हैं, उसमें 12 अंडे होते हैं, सॉरी 12 केले होते हैं। और अंडों का भी दर्जन होता है जिसमें 12 अंडे होते हैं। इसी तरह से पेंसिल का भी होता है डज़न पेंसिल, और भी कुछ होंगे, लेकिन ये 3 जो हैं ये जो मोस्टली यूज़ होते हैं ना। तो जब भी आपको कहा जाए ना कि डज़न एग की प्राइस है 84 रुपीज़, या कुछ भी हो सकता है, कोई और प्राइस भी हो सकती है, और कहा जाए कि 3 अंडों की कीमत मालूम करें, तो 3 अंडों की कीमत का जब कहा जाए तब आप लोगों ने 3 को नहीं बल्कि 4 को डिवाइड करना है। तो 84 टोटल प्राइस है, उसके नीचे आप लोगों ने 4 को डिवाइड करना है। 3 के बजाय 3 का कहा जाए तो 4 को डिवाइड करना है, और अगर 4 का कहा जाए तो 3 को डिवाइड करना है। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास 3 अंडों की कीमत ही 4 अंडों की कीमत ही आएगा। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, 84 को लिखना है, ठीक है। 84 के नीचे 4 डिवाइड कर देना। 4 वाला टेबल 4 के ऊपर एक बार जाता है, और 4 वाला टेबल 8 के ऊपर 2 बार जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा 21। तो 3 अंडों की कीमत मेरे पास कितनी आएगी, 21 रुपये आएगी, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन नंबर 2 है, डजन एग प्राइस 93 रुपीज़, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 4 एग। तो 4 अंडों की कीमत कितनी होगी। तो सिंपली 4 का कहा गया तो मैं 3 को डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का रूल है, ठीक है। जब 3 का कहा जाए तो 4 को डिवाइड करेंगे, जब 4 का कहा जाएगा तो आप 3 को करेंगे। तो 93 के ऊपर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 4 को डिवाइड करूँगा ना, तो 4 वाला टेबल यहाँ पे नहीं जाएगा। वहाँ पे जब टेस्ट पे बैठेंगे तो आपके पास कोई हेल्पिंग मटेरियल नहीं होगा, कोई ऐसा मटेरियल नहीं होगा जिसको आप यूज़ करके इन सवालों को हल कर सकें। तो ये सिंपल इसका मैसेज। अगर मैं यहाँ पे 4 डिवाइड करता हूँ, 4 वाला टेबल 3 पे नहीं जाता, 4 वाला टेबल 9 के ऊपर भी नहीं जाता, तो ये सवाल मेरा हल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, 3 वाला टेबल 3 के ऊपर एक बार जाता है, और 3 वाला टेबल 9 के ऊपर 3 बार जाता है। तो 31 मेरे पास आंसर आ गया 4 अंडों का। आंसर आपके पास वही आएगा, ठीक है, लेकिन आपने डिवाइड ये करना है। जब 3 का कहा जाए तो 4 को करना है, जब 4 का कहा जाए तो 3 को करना है, सिंपली, ठीक है। तो 31 इसका मेरे पास आंसर आएगा। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 के 1/3 ऑफ 120 इज़, कि 120 का तीसरा हिस्सा कौन सा आएगा। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, 120 को लिखना है, इसके 3 हिस्से कर देने हैं, ठीक है। 3 हिस्से कैसे कर देने हैं, 120 अगर 40 जमा 40 करें, ये होता है हमारे पास 80 में 40 को ऐड करें तो कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि एक हिस्सा कितना हुआ, 40 का हुआ। तो उसने कहा क्या है कि 1/3 ऑफ 120 इज़, तो 120 का तीसरा हिस्सा कौन सा है। तो 120 का तीसरा हिस्सा आपके पास क्या है, 40 है। सिंपली आप लोगों ने ना 120 को यहाँ पे लिख देना ऐसे, इसके 4 से कर देने हैं, 40 40 उसके बाद 40, ठीक है। 40 को मैं जमा करता हूँ तो ये मेरे पास 80 होता है, 80 में 40 जमा करता हूँ तो ये मेरे पास 142 है, 122 होता है, सॉरी 120 होता है 120। तो इसका एक हिस्सा कितना हुआ, 40 हुआ। तो ये मेरे पास 1/3 ऑफ 120 इज़ 40 मेरे पास आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, तो 120 का कह रहा है, इस पर यहाँ पे आप लोग इसके सिंपली 3 हिस्से कर दें, यहाँ पे 0 को काट दें, ठीक है। और 12 वाला जो 12 है इसके ऊपर 3, यहाँ पे एक हिस्सा हुआ, 3 एक हिस्सा हुआ, 3 एक हिस्सा हुआ। 3 जमा 3 6 होता है, और 6 जमा 3 9 होता है, ठीक। और सॉरी 3 जमा 3 6, 6 जमा 3 9, और 9 जमा 3 मैं करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 12, ठीक है। तो एक हिस्सा इसका कितना हुआ, एक हिस्सा इसका मेरे पास हुआ 3, ठीक है। तो 10% जो है मेरे पास 120 का कितना हुआ, वो 3 हुआ। तो ये भी इसका तरीका है। और 1/3 जो फाइन करना है वो भी तरीका है। एक और तरीका होता है कि 100 में से 10% इसका कौन सा होगा। ये कहता है ना कि अगर हमने 10% निकालना है, तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि यहाँ पे हमेशा आप लोग डॉट कंसीडर किया करें। अगर ये डॉट यहाँ से ये मूव करके आता है, इस 0 को काट दें, तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। ये भी इसका तरीका है एक।
और इसके बाद ये होता है कि 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120, तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इसको 0 को काट दें और 12 के 4 से काट दें, 4 4 जमा 4 8 और 4 जमा 12, तो एक हिस्सा कितना का हुआ, 4 का हुआ। तो सिंपली आप लोगों ने ना इसके 3 हिस्से कर देने हैं और एक हिस्सा जो है वो इसका फाइंड का 1/2 कहता है, तो हाल्फ तीसरा हिस्सा ही होता है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है।